पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पास आने के साथ ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से बात बात पर उलझ रहे हैं, तो नेताओं की भी सियासी बयानबाजी तेज है। एक दिन पहले बीजेपी के रोड शो पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने सीधे टीएमसी को निशाने पर लिया, तो अब टीएमसी भी बीजेपी का जवाब देने की तैयारी में है और इसके लिए टीएमसी कोलकाता में आज एक रैली करेगी और इस रैली को बीजेपी नेताओं के लगातार हो रहे हमलों का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी टीएमसी पर हमला बोला और हताशा में इस तरह के हमले करने का आरोप लगा दिया। टीएमसी पार्टी जब तक रहेगी इस प्रकार हिंसा की राजनीति रहेगी और भाजपा को रोकने के लिए हमला और मामला ये दोनों आधार उनके पास है। अब धीरे धीरे दोनों बेकार हो चुकी है। हम लोकतांत्रिक पद्धति में संविधान के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, उसी प्रकार से भाजपा बंगाल का परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन जितना नज़दीक आ रहा है उनके अंदर बौखलाहट बढ़ रही है और हताश होकर इस प्रकार और काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने भी इस पथराव के बाद टीएमसी पर हमला बोला और टीएमसी को हिंसा फैलाने वाली पार्टी बता दिया। सुनिए बाबुल सुप्रियो ने क्या कहा। पूरा प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का जो है उसका अपराधीकरण हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये पुलिस के आंखों के सामने उनकी मदद से और ममता जी के अनुप्रेरणा में यही काम तो हो रही है। अब ये उस पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है, जब उनको मालूम है कि पब्लिक उनके साथ है नहीं, तब जाके वो इस तरीके की घटना, कभी हमारे आसनसोल में जो अभी रैली हुई थी वहाँ पे गोली चली थी, बम फेंका गया था, तो ये सब तृणमूल तो कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अब जो है लोग उनके साथ है नहीं, तो उसी फ्रस्ट्रेशन से ये चारी कितने बार हम इसकी निंदा करेंगे, ये तो लोग देख रहे हैं और एक निंदनीय पार्टी है, एक हिंसा फैलाने वाली पार्टी है। बीजेपी के नेता विद्यासागर सोनकर ने भी पत्थरबाजी की घटना का विरोध किया और ममता सरकार में राज्य के हालात बिगड़ने का आरोप लगाया। साथ ही इन चुनावों में बीजेपी की जीत का भी उन्होंने दावा किया। तो 2010 में वेस्ट बंगाल की जनता में ये चर्चा चल गया था कि ये गुंडागर्दी, आतंकवाद, भय का जो समाज कायम किया है तत्कालीन वामपंथी सरकार ने, उससे बदलाव चाहिए था, इसलिए ममता को लोग ले आए थे। आज पुनः वही स्थिति बहाल हो गई है कि अब 2021 के चुनाव में वेस्ट बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि इनको हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना है। बीजेपी के लगातार हमलों का जवाब देने टीएमसी के नेता सोवन देव चटर्जी सामने आए और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ही हमले का आरोप लगा दिया। पहले हमारे आदमी फ्लैग, they were hoisting the flags and they started to abuse our voice, so that's why there was a clash between them. But after that, with the big dandas in our hand, they have rushed into the line and they have beaten all the old people. They could not touch the young people because they have run away, but they have beaten and they have broken the AC machine of the mosque. That is their intention, to create a problem in the area. नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ममता बनर्जी के ऐलान पर भी सियासत लगातार तेज है और बयानबाजी का दौर चल रहा है। बीजेपी ने ममता के इस फैसले पर उन्हें घेरने की कोशिश की और उनके फैसले को हार का डर बता दिया, जबकि नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी ने भी उन्हें 50,000 वोटों से हराने और ऐसा नहीं करने पर राजनीति छोड़ देने का ऐलान कर दिया। नंदीग्राम सीटे आमी कारोर नाम एखोनी बोलছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। शुभेंदु अधिकारी ने इसी से जुड़ा एक ट्वीट भी किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, स्वागतम दीदी, 21 साल आपके साथ खड़ा था, इस बार नंदीग्राम में आमने सामने मुलाकात होगी, इंतजार रहेगा। बीजेपी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी शुभेंदु के दावे का समर्थन किया और उन्हें इलाके की अच्छी जानकारी होने का दावा किया।
बारे में शुभेंदु अधिकारी से ज़्यादा कौन जानता है। हार जीत क्या होने वाला ये तो उनके हाथ में ही है, इसीलिए जो बोला उन्होंने शायद करके भी दिखा देंगे। ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान पर बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी सुरक्षित जगह की तलाश कर रही हैं, लेकिन शुभेंदु के मुकाबले उनको हार का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी जो भवानीपुर सीट है उसमें चुनाव निश्चित हारेगी, जगह तलाश कर रही हैं। ममता बनर्जी को लगा है कि नंदीग्राम के लोग हमारे जन नेता के खिलाफ हैं। नंदीग्राम में वो चुनाव लड़ने के लिए चाहती है कि शुभेंदु को हम ब्लॉक करके रखें और लोग मुझे वोट देंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शुभेंदु अधिकारी एक जन नेता हैं और नंदीग्राम की लड़ाई के फसल हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। सुनिए क्या कहा। ममता बनर्जी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मदद करेगी और हम आपसे जो भी करेंगे, इन नफरत वालों को हराइए। इन्होंने नफरत फैलाकर के उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता। कांग्रेस ने ममता के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोला और दोनों पार्टियों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी से अगर कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो सरकार को उसको विधि सम्मत और लोकतांत्रिक कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन एक प्रोपेगेंडा खड़ा करके चुनाव की तैयारी करना मेरा मानना है कि उस जनादेश का भी अपमान है और संविधान का भी अपमान है। हालांकि ममता बनर्जी का जो रवैया है और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो दोनों ही जनता के जनादेश का विरोधाभास है। तो नंदीग्राम वो नाम जिसने बंगाल की सियासत, सत्ता और राजनीतिक समीकरण सब कुछ बदल दिया था, आज वहां एक बार फिर बड़ी हलचल हो रही है, जैसी 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के वक्त हुई थी। उस आंदोलन के बाद ममता बनर्जी ने वाम दलों की 34 साल पुरानी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। अब वो फिर नंदीग्राम के रास्ते पर लौटी हैं, लेकिन वहां के सियासी हालात और समीकरण अब बदल चुके हैं। नंदीग्राम आंदोलन के रणनीतिकार और विधायक शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ममता के लिए समर्थन जुटाने और टीएमसी का वोट बैंक तैयार करने वाले शुभेंदु अब ममता के खिलाफ मैदान में हैं। ऐसे में पूरे बंगाल में सियासी डैमेज कंट्रोल के लिए ममता ने नंदीग्राम में आखिरी दाव चला है। बंगाल में चुनावी संग्राम, शुभेंदु के गढ़ में ममता का घमासान, नंदीग्राम से पार लगेगी ममता की नाव। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। ममता का आखिरी दांव। ये बंगाल चुनाव में हिंसा का लाइव ट्रेलर है। जिस वक्त ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली कर रही थी, उसी वक्त साउथ कोलकाता यानी ममता के गढ़ में टीएमसी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। बीजेपी के रोड शो पर पथराव कर दिया। एक हाथ में टीएमसी के झंडे और दूसरे हाथ में पत्थर। क्या हुआ था दादा, आप थे यहाँ पे? हाँ, क्या हुआ था? हम लोग यहाँ खड़ा थे, हम लोग मिছিল देखता था। वो क्या हुआ, कोई कुछ आवाज दिया, कोई काला फ्लैग लगा के शुभेंदु अधिकारी को ये बोला, उसी कारण से वो लोग आके सबको या बाइक मार के ईटा उटा मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आरोप जो लगाया जा रहा है कि बीजेपी के जो रोड शो था उस दौरान यहाँ पर जो लोग आए उन्होंने कुछ यहाँ पर उस्काने की बातें की, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ आकर भिड़े और पत्थरबाजी हुई। क्या टीएमसी अब वोट नहीं बल्कि चोट के दम पर विरोधी दलों को रोकेगी? ये पथराव क्यों हो रहा है, इसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल में 2021 का चुनावी रण अब नंदीग्राम पर आकर केंद्रित हो गया है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की मंशा जताई है।
लेकिन उसी वक्त उनके अपने राजनीतिक गढ़ में शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता रोड शो करके ममता को चुनौती देने लगे। टीएमसी के लोग शायद इस चुनौती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खैर, बंगाल में टीएमसी के चुनावी पत्थर के साथ साथ ममता का नया राजनीतिक राग भी गूंजा। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো, তোমরা বেছে নিয়েছো ভালো, আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। मुख्यमंत्री ममता की जुबान पर वॉशिंग पाउडर वाला गाना दरअसल बागियों के बहाने बीजेपी पर निशाना है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर टीएमसी में एक बार फिर बड़ी बगावत की आशंका है। इसलिए ममता ने बागियों पर दांव लगाने वाली बीजेपी को दागियों के दाग साफ करने वाला वॉशिंग पाउडर करार दे दिया। लेकिन उनके सियासी राग से भी ज्यादा चौंकाया उनके चुनावी फैसले ने। ममता ने नंदीग्राम की रैली में कहा कि अगर वो पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ जाएं तो नंदीग्राम सीटे আমি কারোর নাম এখনই বলছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के संकेत देकर बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है। नंदीग्राम वही भूमि है जहां पर किसानों का आंदोलन करके ममता सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थी, और एक बार फिर नंदीग्राम का रुख करके ममता ने अपना सियासी दांव खेला है। नंदीग्राम का सियासी गणित और यहां से चुनाव लड़ने की ममता की रणनीति के बारे में जानने से पहले कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिए। ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली की। 2007 में मारे गए किसानों के बहाने राजनीतिक राहत देने का ऐलान किया। नंदीग्राम हिंसा के दौरान लापता 10 किसानों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का वादा किया। वहीं दूसरी ओर नंदीग्राम में ममता बनर्जी गो बैक के पोस्टर लहराए गए। ममता पर नंदीग्राम के किसानों ने वादा खिलाफ। किशन रेड्डी जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, आज सूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री अरविंद कुमार जी, और आज जिनके तत्वाधान में कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐसे दिल्ली के पुलिस आयुक्त श्री श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारीगण, अलग अलग रैंक के सभी पुलिसकर्मी भाइयों बहनों, और वर्चुअल तरीके से 60 से ज़्यादा जगहों पर इस कार्यक्रम को देख रहे दिल्ली पुलिस को सम्मान दिलाने वाले सभी जवानों को मैं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं दिल्ली पुलिस के 73वें स्थापना दिन की परेड में आया था फरवरी 2020 में, और उस वक्त वैसे ही मैंने तो कहा था, कोई मैं ज्योतिषी नहीं हूं, कि समाज के हर दिक्कत की घड़ी में, हर मुश्किल की घड़ी में पुलिस ने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। और आज लगभग 1 साल होने को आया है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोरोना काल में दिल्ली पुलिस ने ये बात को बिल्कुल चरितार्थ कर कर जनता का विश्वास जीत कर दिखाया। देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल का एक वाक्य
हम सब के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहना चाहिए। किसी भी कारणवश उत्तेजना में आए बगैर नागरिकों को उपद्रवियों से सुरक्षित रखना पुलिस का परम कर्तव्य है। 2020 का साल पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया, भारत के लिए भी लाया और दिल्ली के क्षेत्र के लिए भी लाया। मगर मुझे कहते हुए बहुत संतोष और गर्व दोनों हो रहा है कि चुनौतीपूर्ण वर्ष में दिल्ली पुलिस अपनी सभी परीक्षाएं जितनी भी ईश्वर ने भेजी, इसमें सर्वोत्तम गुण के साथ उत्तीर्ण होकर जनता के साथ खड़ी है। चाहे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे हो, चाहे लॉकडाउन हो, लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया हो, प्रवासी मजदूरों को अपने वतन में वापस जाने के लिए एक साथ सबने जो प्रयास किया, इसकी चुनौती खड़ी हुई, वो चुनौती हो यह अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनकारियों के साथ चर्चा कर समन्वय स्थापित करना हो। ये हर चुनौती का सामना दिल्ली पुलिस ने बखूबी किया है और मैं इसलिए पुलिस आयुक्त श्रीवास्तव के नेतृत्व में जो दिल्ली पुलिस के अंतिम कांस्टेबल तक की पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद भी देना चाहता हूं। मित्रों, जब पुलिस की बात करते हैं तो आज तो सरकार के ढेर सारे अंग उपांगों में से एक गृह विभाग भी है, इसमें भी एक पुलिस है। मगर पौराणिक काल से जब से राज्यों की स्थापना हुई, इसका इतिहास जब हम देखते हैं तो अभी तो ढेर सारे मंत्रालय, ढेर सारे विभाग, ढेर सारे काम हमारी नजर के सामने है। वाटर सप्लाई भी होता है, सोशल वेलफेयर भी होता है, वित्त मंत्रालय भी होता है, महिला और बाल कल्याण विभाग भी होता है, आईटी भी होता है। ढेर सारे विभाग, अनगिनत क्षेत्रों में सरकार को काम करना पड़ता है। मगर जब पहली बार पृथ्वी पर राज्य के शासन की स्थापना हुई, उस वक्त एक ही विभाग था, वो कानून और व्यवस्था संभालने वाला विभाग था। तो एक दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सबसे पुराना अगर कोई विभाग है तो कानून और व्यवस्था संभालने वाले पुलिस का विभाग है। इसका नाम अलग अलग समय पे अलग अलग होता होगा और इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के जानकार लोग हैं वो मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सरकार ने अच्छा परफॉर्म करना है, चाहे जीडीपी की दर को हासिल करनी है, औद्योगिक विकास को द्रुत गति देनी है, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, महिलाओं को सुरक्षित करना है, बच्चों को सुरक्षित करना है, जंगलों को संभाल कर रखना है, अर्बन डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में काम करना है, तो उसकी प्राथमिक जरूरियात है कि वो राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होती है, ये कुछ संभव नहीं। मैं बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे साथी काम के बोझ में दब जाते हैं, रोजमर्रा के काम के बोझ में, तब हम कितनी बड़े काम का हिस्सा है वो हमारे दिमाग में से निकल जाता है। कोई कांस्टेबल है, कोई पीआई है, पीएसआई है, कोई डीवाईएसपी है, एसपी है, डीआईजी है, उसको अपनी डीआईजी की भूमिका ही दिखाई पड़ती है। परंतु वास्तविकता यह है कि आप पूरे देश के विकास की एक पूरी यंत्रणा की रीढ़ की हड्डी हो, इसका एक हिस्सा हो, इसका सदैव स्मरण आपके मन के अंदर रहना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को तो विशेष रूप से रहना चाहिए। हर एक कांस्टेबल का काम को अगर जोड़ते हैं तभी दिल्ली पुलिस का काम बनता है। आपके
कार्यक्षेत्र के अंदर ही राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री निवास है, दुनिया भर के देशों की राजदूतालय है, एम्बेसियां हैं, ढेर सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, ढेर सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं, ढेर सारे साइंटिफिक इजाद करने वाले अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सारे इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। और ये सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये सबको अच्छे से संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और इसलिए दिल्ली पुलिस ने हमेशा सुधार की ओर नजर रखनी चाहिए। स्थगितता जीवन में कुछ नहीं देती है। सुधार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, आगे बढ़ने की भूख और अच्छा करने की भूख ही हमें आगे ले जाती है। कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम में जिस प्रकार के प्रशंसा के फूल बांधे जाते हैं, इसके दो परिणाम होते हैं। एक तो उत्साह भी बढ़ता है, मगर उसके साथ स्थगितता भी आने का भय रहता है। तो मेरा काम है कि आपके दिमाग में से स्थगितता को निकालकर आगे और गतिशील होकर सभी लक्ष्यों को अचीव करे। और एक परिपूर्ण पुलिसिंग की व्याख्या अगर किसी को दुनिया भर में देखनी है तो दिल्ली पुलिस में आकर देखे, ऐसी पुलिस की रचना करनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि पुलिस आयुक्त से लेकर अंतिम कांस्टेबल तक सभी लोग एक टीम के साथ काम करें, सभी अहर्निश आगे क्या अच्छा हो सकता है इसका चिंतन करें, सभी लोग नई चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे इसके बारे में अहर्निश सोचते रहे, तभी होंगे। मित्रों, कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार का काम दिल्ली पुलिस ने किया है, मैं शायद गृह मंत्री न होता, एक नागरिक भी होता, तो भी आपका मन से इतना ही सम्मान करता। और आज क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं, बहुत गौरव के साथ आपको सम्मानित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम। इतने बड़े चुनौती के काल में लगभग 7,667 8,000 के आसपास हमारे कर्मचारी खुद कोरोना ग्रसित हो गए। 30 पुलिसकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, फिर भी कहीं पर ड्यूटी के अंदर कहीं होता ही नहीं। लॉकडाउन के पालन के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन उड़ाती नजर आती है, किसी वृद्ध को घर पे दवा देती नजर आती है, किसी भूखे मजदूर को लाइन में खाना देते हुए नजर आती, किसी गर्भवती माता को अस्पताल तक पहुंचाते हुए नजर आती है, किसी कोरोना के पीड़ित मरीज को जिसके घर वाले भी शायद उसके साथ न जाए, वहां दिल्ली पुलिस का जवान इसके साथ जाकर इसके जीवन बचाने में बहुत मददरूप हुआ है। ये दिल्ली पुलिस का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ये प्रकरण स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, इसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चालू किया है। चुनौती तो हमारी तब समाप्त होती है जब कोरोना पर संपूर्ण विजय मानव जात प्राप्त कर ले। और ये संपूर्ण विजय का प्रमुख रास्ता है ये वैक्सीनेशन को, ये टीकाकरण को सफलतापूर्वक हमें पार करना। और जब तक जिसको जरूर है ऐसे एक एक व्यक्ति का टीका नहीं लग जाता, हम चैन से नहीं बैठ सकते। दिल्ली पुलिस के सामने ढेर सारी चुनौतियां भी हैं, मगर चुनौतियों को हम सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से इसका सामना नहीं कर सकते। चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनौती को समझना पड़ेगा और अपने आप में, अपनी व्यवस्था में, अपने काम में और अपने संसाधनों में बदलाव भी लाना पड़ेगा। तभी जाकर चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। आज मुझे बहुत आनंद है कि कुछ एमओयू मेरे सामने हुए हैं। इसमें मेन तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस के बीच में एमओयू हुआ है। मित्रों, ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना ये प्रधानमंत्री जी का
एक बहुत महत्वाकांक्षी स्वप्न है। मैं जब गुजरात में गृह मंत्री था तब प्रधानमंत्री जी वहां मुख्यमंत्री थे और उसी वक्त गुजरात में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। अपने आप में विश्व में सबसे पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुजरात के अंदर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? उसके पीछे उद्देश्य था कि हमारी जांच का फॉरेंसिक साइंस अभिन्न हिस्सा बन जाए। क्राइम कंट्रोल सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ने से नहीं होता है। जब तक उसको सजा नहीं कराते